आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं परमहंस योगानंद। लेखक परिचय। देवात्मा हिमालय सृष्टि के आरंभ से ही संपूर्ण विश्व की जिज्ञासा तथा प्रेरणा का केंद्र रहा है। देवात्मा यानी देवों की आत्मा जो है, ऐसा हिमालय वो इस सृष्टि के प्रारंभ से ही संपूर्ण संसार की जो जिज्ञासा है और प्रेरणा है उसका केंद्र रहा है। जहाँ देवता इसकी प्राकृतिक सुषमा और वैभव से अभिभूत होकर, सुषमा यानी सुंदरता और वैभव यानी भव्यता से अभिभूत होकर हिमालय की वादियों में रमण करते रहे। जहाँ चक्रवर्ती, सम्राट, ऋषि, मुनि, तपस्वी तथा सामान्य जन जिस हिमालय को मोक्ष की कामना से लालायित होकर अपना सर्वस्व समर्पित करते आए हों, उसी हिमालय से सटा हुआ नगर है गोरखपुर, जिसमें एक बंगाली परिवार में भगवती चरण घोष के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता के आध्यात्मिक वृत्ति के होने के कारण बालक घर का नाम मुकुंद का झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। इस अध्यात्म वृत्ति के शमन हेतु मुकुंद उस समय के प्रख्यात संतों सन्यासियों से मिलता रहा। इसी क्रम में मुकुंद की भेंट युक्तेश्वर गिरि जी महाराज से हुई। युक्तेश्वर गिरि जी के कठोर अनुशासन, संयम और स्नेह की छाया में मुकुंद में योगानंद का दिव्य रूप साकार होने लगा। अध्यात्म के साथ मुकुंद ने प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। अपने सदगुरु की इच्छा अनुसार सन 1914 में संन्यास ग्रहण किया तथा सन 1920 में मुकुंद यानी योगानंद अमेरिका के बोस्टन में आयोजित धर्म की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि बनकर चले गए। इसके साथ ही अमेरिका एक प्रकार से उनका घर बन गया। करीब 5 वर्ष पश्चात योगानंद ने आत्मानुभूति मुख्यालय के साथ फेलोशिप की स्थापना कर अध्यात्म को जनोन्मुखी यानी लोगों की उसका ध्यान का केंद्र बनाने के लिए अध्यात्म को बनाया। गुरु से प्राप्त क्रिया योग की दीक्षा जिज्ञासु जनों को दी। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी विश्व की बहुचर्चित तथा सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में से रही है। 7 मार्च 1952 को योगानंद का आध्यात्मिक देह त्याग समूचे विश्व तथा विज्ञान के लिए आश्चर्य तथा चर्चा का विषय रहा। इनका देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई श्रेष्ठ महानुभावों से घनिष्ठ संपर्क रहा, जिनमें भारतीय महानुभावों में महात्मा गांधी, सर जगदीश चंद्र बोस तथा विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर मुख्य थे। पाठ परिचय। भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस परमहंस योगानंद की आत्मकथा योगी कथामृत में से लिया गया अंश है। अध्यात्म भाव से प्रेरित मुकुंद योगानंद जिज्ञासावश जगदीश चंद्र बोस से साक्षात्कार करते हैं और उनके ऋषि तुल्य वैज्ञानिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी प्रयोगशाला के उद्घाटन अवसर पर तथा बाद में मिलते हैं तथा दोनों में घनिष्ठता आत्मा के स्तर तक पहुंच जाती है। बोस ने प्रयोगशाला में फर्न के पौधे तथा टिन के धातु पत्र में क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है तथा उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त होता है। यहाँ तक कि टिन धातु के पत्र में भी संवेदना का संचार होता है। जगदीश चंद्र बोस के समष्टि मूलक उदात्त विचार तथा जड़ चेतन के प्रति एकात्म भाव तथा संवेदना वर्तमान विश्व के प्रस्तर तुल्य यानी पत्थर तुल्य जीवन में स्नेह और सरसता का संचार करेगी। यही इस आत्मकथांश का मूल स्वर है। जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। यह उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया। यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति के अभिमान की थी तो मुझे उसका खेद है। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहते हैं सर? प्राध्यापक महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया। वायरलेस कोहिरर और विद्युत तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया था, परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की, यानी अपने आविष्कारों से धन कमाने की चेष्टा उन्होंने या प्रयास है बिल्कुल नहीं किया। शीघ्र ही उन्होंने
अपना ध्यान अजैव से जैव जगत की ओर मोड़ दिया। अजैव यानी मूर्त जो ये जड़ जगत, और जैव यानी जीवित जगत या चेतन जगत। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक विज्ञानी के रूप में किए गए मौलिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर हैं। मेरे ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्राध्यापक महाशय का मैंने विनम्रतापूर्वक धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे सहाध्यापक हैं। दूसरे दिन मैं उस ऋषि तुल्य महान ज्ञानवेता से मिलने उनके घर गया, जो मेरे घर के पास ही था। लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता आ रहा था। गंभीर, प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्रज्ञ ने शिष्टतापूर्वक मेरा स्वागत किया। उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी। वे घने केश, विस्तीर्ण ललाट यानी बड़ा माथा या भाल तथा स्वप्निल नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे, यानी बहुत सुंदर थे वो। उनका शरीर सुगठित था। बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण उनके शुरू से ही वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। पश्चिम की वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं से भाग लेकर मैं हाल ही में वापस आया हूँ, यानी अभी वापस आया हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता दर्शाने वाले उपकरणों में उनके सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई। बोस क्रेस्कोग्राफ की परिवर्धन शक्ति यानी मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि किसी भी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाना, 1 करोड़ गुना है। माइक्रोस्कोप तो केवल कुछ सहस्त्र गुना ही परिवर्धन यानी बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीव्र गति प्रदान कर दी। जीव विज्ञान में प्राण फूंक दिए। क्रेस्कोग्राफ अगणित मार्ग खोलता है। सर, आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगनबद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। यानी कि अमूर्त बाहों से, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो पूर्व और पश्चिम दोनों को एक दूसरे के पास लाने वाले हैं। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। प्रयोगों के आधार पर किसी भी सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है। यह प्रयोग मूलक कार्य पद्धति मुझे अपनी पौर्वात्य विरासत में मिली। आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई। इन दोनों की युति यानी इन दोनों के संयोग ने मुझे दीर्घकाल से अबोल रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया। सारे भेद खोल देने वाले मेरे क्रेस्कोग्राफ के रेखाचित्र प्रमाण हैं। संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त भी होता है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा और अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावानुभूति जिस प्रकार सब प्राणियों को होती है, उसी प्रकार सब पेड़ पौधों को भी होती है। सर, आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी। एक संत को मैं कभी जानता था जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे, गुलाब के पौधे से मैं उसका सौंदर्याभिमान कैसे छीन लूँ। यानी गुलाब के पौधे का जो अभिमान है, सुंदरता का अभिमान, वो उसके फूल से होता है, तो वो उसको इसीलिए नहीं तोड़ते थे। अपनी उद्दंडता से उसने विवस्त्र करके उसके आत्मसम्मान को धक्का कैसे पहुंचाऊं। उनके उस सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को आपके आविष्कारों ने अक्षरशः यथार्थ कर दिया है। कवि सत्य से अंतरंग होता है, यानी कवि सत्य से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब ढंग से उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर क्रेस्कोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो। कृतज्ञतापूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर घूम रहे थे। विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को देखकर मैं मुग्ध हुआ। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। कमलों से भरे जलकुंड के पीछे स्थित मशालधारी स्त्री मूर्ति नारी के लिए अमर प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। यानी मशाल धारण की हुई स्त्री की जो मूर्ति है वो
यह प्रकट करती है कि जो स्त्री होती है वह अमर प्रकाश को देने वाली होती है, यानी वो सभी को प्रकाश प्रदान करती है। और साथ में भारत में स्त्री के प्रति जो सम्मान है उसको प्रकट करती है। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में मूर्ति विहीन रिक्त स्थान ईश्वर की निराकारता को सूचित करता है। इस उद्घाटन के महान अवसर पर सर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे किसी अंतः प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से निसृत हो रहा हो, यानी निकल रहा हो, ऐसा वो था भाषण। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गई। अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान की सीमा क्षेत्र में पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही हैं और स्पर्श बिंदु बढ़ते जा रहे हैं। मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था, वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था।